दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और डरावनी घटना के बारे में। दोस्तों, मैंने अपने सही रास्ते को मापने के लिए ऑटो को अपने गांव की तरफ मोड़ दिया था, क्योंकि अब आधी रात हो चुकी थी और सवारियां भी लगभग खत्म हो गई थी। अब मुझे कमाई का कोई जरिया नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे कल सुबह आकर अपने काम को अंजाम देना चाहिए। और पूरे दिन की थकावट के बाद मैं अपने घर की तरफ लौटने वाला था, लेकिन तभी मेरी नज़र एक लड़की की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस लड़की के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे और वो उन्हें लेकर कॉलेज की तरफ जा रही थी। उसने तुरंत ही मेरी ऑटो के सामने अपना हाथ दिखा दिया, पर जैसे उसने मेरे ऑटो के सामने अपना हाथ दिखाया तो मैंने भी अपने ऑटो को रोक दिया और फिर उस लड़की से पूछा, अरे मैडम जी, इतनी रात को आप कहाँ पर जा रही हैं? इस पर उस लड़की ने बताया कि वो अपने कॉलेज के बगल में एक होटल के पास रहती है और उसे वहीं के लिए निकलना है। वो क्या है कि कल सुबह उसकी बहुत ही जल्द एग्ज़ाम है और अगर वो टाइम पर नहीं पहुंची तो फिर उसका एग्ज़ाम मिस हो सकता है। उसकी बात सुनकर मैंने भी हामी भरी और फिर उस लड़की को बोला, मैं आपको छोड़ तो दूंगा, लेकिन आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने भी अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। फिर वो लड़की मेरे ऑटो में बैठ गई और हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। दोस्तों, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और मेरी ऑटो जिस स्पीड से भाग रही थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था मानो मैं उस अंधेरे की चादर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही स्पीड से भागते हुए मैं थोड़ी ही देर के बाद उस कॉलेज के आसपास पहुँच गया था। अब यहाँ से वो कॉलेज लगभग 6 किलोमीटर दूर था कि तभी उस लड़की ने बोला, भाई साहब, यहाँ से बाएं तरफ एक रास्ता आता है, आप ऑटो को उसी रास्ते पर मोड़ लीजिए, क्योंकि मेरा रास्ता वहीं से होकर निकलता है। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसके बाद उसके बताए मुताबिक उसी रास्ते की तरफ ऑटो मोड़ दिया। लेकिन सच कहूँ तो मैं पहले कभी भी इस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं आया था। दरअसल मैंने देखा कि वो रास्ता तो उस मेन सड़क से भी ज़्यादा अंधेरे में पसरा पड़ा था। एकदम भयानक सन्नाटा था, मानो यहाँ अपने कदम पटकने के बाद आदमी अपने दिल की धड़कन की आवाज़ को भी सुन सकता हो। कि तभी उस लड़की ने फिर से बोला, ये रास्ता तो बहुत सुनसान है। इस पर उस लड़की ने बताया कि इस रास्ते से बहुत ही कम यात्री गुजरते हैं। कहते हैं कि इस रास्ते पर 2-3 भूत रहते हैं। मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि मैं काफ़ी बार ऐसी चीज़ सुन चुका था और मैंने कभी भी इस तरह के रास्तों पर सफ़र नहीं किया था। आज पहली बार मैंने किसी के कहने पर अपनी ऑटो को एक हॉन्टेड रास्ते पर ले लिया था। फिर मैंने उस लड़की से बोला, लेकिन मुझे तो भूत प्रेत से बहुत डर लगता है, कहीं हमारी मुलाकात भूतों से ना हो जाए। मैं हल्का हल्का मुस्कुराने लगा। लेकिन दोस्तों, एक बात अजीब ये थी कि उस लड़की के जवाब बड़े ही अजीब थे। ऐसा लगता था कि वो एक ही शब्द में बहुत कुछ कह गई हो। मैंने भी उसकी बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस ऑटो चलाता रहा। लगभग 5 से 6 मिनट बीतने के बाद फिर मैंने उस लड़की को बोला, आपका होटल तो अभी भी कहीं नज़र नहीं आ रहा मैडम। इस पर उस लड़की ने बोला, बस यहाँ से थोड़ी दूर आगे आपको वो होटल भी नज़र आ जाएगा। इतना सुनने के बाद मैंने अपनी ऑटो को फिर से रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया। अब मैं जल्दी से जल्दी उसकी मंजिल तक पहुंचना चाहता था कि वहां पर पहुंचकर मैं भी अपने घर लौट जाऊं। कि तभी उस लड़की ने एकदम से बोला, आप 1 मिनट के लिए ज़रा ऑटो रोक सकते हैं क्या? इस पर मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि उस लड़की ने अपना चेहरा एक दुपट्टे से ढका हुआ था। फिर वो लड़की तुरंत ही मेरी ऑटो से नीचे उतर गई। उतरते हुए उसने बोला, आप 2 मिनट के लिए यहीं पर इंतज़ार कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने भी वहाँ पर खड़े खड़े उसका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि वो लड़की बगल वाली झाड़ियों की तरफ जा रही थी। मुझे नहीं मालूम कि वो उस तरफ क्या करने गई थी, लेकिन इस समय वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसकी एक एक हरकत मुझे इतनी ज़्यादा अजीब लग रही थी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पर मुझे नहीं मालूम वो उस तरफ क्या करने गई थी, लेकिन इस वक्त वो लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसकी एक एक हरकत मुझे इतनी ज़्यादा अजीब लग रही थी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ देखता हुआ यही सोच रहा था कि आखिर ये कैसी भला है।
फिर थोड़ी सी देर के बाद वो लड़की वापस से मेरे ऑटो के पास पहुंची तो इस बार उसकी हालत थोड़ी बिगड़ी हुई थी। उसने अपने बालों को खुला कर लिया था, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी दुपट्टा बंधा हुआ था, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा देख नहीं सकता था। लेकिन उसके बाल बिखरने के साथ साथ वो थोड़ी गुस्से में भरी हुई लग रही थी। उसके बाद वो सीधा ऑटो के अंदर आकर बैठी और बोला, थोड़ा सा और आगे चलो। पर इस बार उसकी आवाज़ हल्की सी भारी हो गई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो मुझे थोड़ी अजीब लगने लगी थी। मैंने उस लड़की को बोला, आप इस तरह से क्यों पेश आ रही हैं? मैं उस लड़की के सामने बस छोटा सा सवाल ही कर रहा था कि तभी उस लड़की ने बोला, अगर तुझे अपनी मौत से मुलाकात नहीं करनी है तो चुपचाप आगे चल। दोस्तों, उस लड़की की बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल सी लड़की के अंदर आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रही हो। खैर, मुझे भी इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं था, इसलिए मैंने अपने ऑटो को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ अपने किराए से मतलब था, तो ऐसे में मैं थोड़ा आगे निकला और जैसे ही मेरी ऑटो थोड़ी दूर और आगे गई तो उसने फिर से ऑटो रुकवा लिया। पर इस बार मैंने देखा कि बगल में एक टूटा फूटा मकान बना हुआ था और खंडर की तरह दिखने वाले उस मकान के आजू बाजू में कुछ हड्डियां बिखरी हुई पड़ी हुई नजर आ रही थी। तभी उस लड़की ने बोला, अगर तुम्हें किराया चाहिए तो 2 मिनट के लिए यहीं पर इंतजार करो, और अगर तुम्हें अपना किराया नहीं चाहिए तो तुम यहाँ जा सकते हो। अब मैंने इतनी दूर अपनी ऑटो को इसलिए घसीटा था ताकि मैं यहाँ से अच्छा खासा किराया लेकर निकल जाऊँ। तो ऐसे में मैं वहीं पर खड़ा होकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। वो लड़की उस खंडर की तरह दिखने वाले मकान के अंदर पहुंच गई थी, पर मुझे नहीं मालूम कि उस मकान के अंदर क्या चल रहा था। बस मुझे इसी चीज़ की जल्दबाजी थी कि वो जल्दी से जल्दी आकर मेरा किराया मुझे दे दे ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब मुझे उस लड़की पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि उसने मुझसे इतना ज़्यादा इंतज़ार जो करवा लिया था कि इससे अच्छा मैं अपने घर के लिए निकल गया होता। तो ऐसे में मैं अब उसकी राह देखने के लिए उस मकान की तरफ ही देखता रहा। पर पता नहीं क्यों, लेकिन उस मकान के अंदर से अब मुझे अजीब सी आवाज़ महसूस हो रही थी। जब मुझे ये लगा कि वो लड़की इतनी जल्दी नहीं आने वाली, तो फिर मैं खुद ही अपने ऑटो से नीचे उतरा और उस लड़की के कदमों के निशान के ऊपर चलता हुआ उसके पीछे पीछे उस मकान के अंदर दाखिल हुआ। तो मैंने देखा कि उस मकान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उस मकान के अंदर मुझे 6 से 7 कमरे नज़र आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की किस कमरे में हो सकती है। और फिर अचानक ही मुझे किसी के सिसकने की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनकर ही मैंने उस कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये रूम नंबर 3 था। जैसे मैं उस कमरा नंबर 3 की तरफ गया तो मैंने देखा कि उसके अंदर से किसी आदमी की भी आवाज़ आ रही थी। तभी मैंने हल्का हल्का उस खिड़की के अंदर से झांक कर देखने की कोशिश की, तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने देखा कि जिस लड़की को मैंने इतनी दूर से लिफ्ट दी थी, उसने अपना पूरा का पूरा बदन खुला कर रखा था। उसकी जिस्म के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके सामने एक तांत्रिक की तरह दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर इसी बीच मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई तो मैंने देखा कि उसका चेहरा खून से सना हुआ था, मानो उसने अभी अभी किसी का खून पिया है। वो इतनी भयानक लग रही थी कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। डर के मारे मेरे हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मैं अभी अपने कदमों को पलटकर यहाँ से निकलने की फिराक में ही था, लेकिन कंपन की वजह से अब मेरे हाथ पैरों ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया था। बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने सूजे हुए कदमों को वापस मोड़ा और किसी तरह अपने ऑटो तक पहुंचा। मैंने अपने ऑटो को मोड़ तो दिया था, पर तभी वो लड़की मुझे बाहर आती हुई दिखी और उसने बोला, अरे भाई साहब, किराया तो लेते जाइए। दोस्तों, इस बार उसकी हंसी ये बयां कर रही थी कि उसे सब कुछ मालूम पड़ गया था। उसकी हंसी से ये चीज़ साफ हो रही थी कि आने वाला शिकार मैं हो सकता हूँ। मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मैंने ऑटो को भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ तो ये थी कि अब मेरी ऑटो उस जगह से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं किसी भी तरह इस भयंकर जगह से बाहर निकलना चाहता था कि तभी वो लड़की धीरे धीरे मेरे ऑटो के पास पहुँच गई और वो पीछे वाले हिस्से में बैठ गई। और जैसे वो ऑटो के पीछे वाले हिस्से में सवार हुई तो अचानक ही ऑटो भी आगे बढ़ने लगा। इस चीज़ का एहसास करके मुझे भी काफ़ी हद तक सुकून सा मिल रहा था कि फाइनली मेरी ऑटो आगे बढ़ गई है। अब बस मुझे किसी तरह से इस डरावनी सी दिखने वाली चुड़ैल से पीछा छुड़वाना था कि तभी उस लड़की ने बोला,
लगता है तुमने सब कुछ देख लिया है। अगर तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ दिया तो तुम इसके बारे में सबको बता दोगे और फिर मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अब मरना ही होगा। उसकी बात सुनकर डर की सारी सीमाएं टूट चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस लड़की के सामने इतना बेबस हो गया था कि मैं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा था। तभी मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, आपने मुझे अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। तभी इस पर वो लड़की हंसते बोली, इतना नादान बनने की कोशिश मत करो, अब तो तुम्हें भगवान भी मुझसे नहीं बचा सकता। इस बार उस लड़की का चेहरा मेरे सामने वाले मिरर में साफ साफ दिख सकता था। उसके चेहरे के साथ साथ अब मेरी नज़र उसके नाखूनों पर भी गई तो मैंने देखा कि उसके नाखून बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे हो गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। धीरे धीरे उस लड़की ने अपने चेहरे को मेरी गर्दन की तरफ लेना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वो मेरी गर्दन को फाड़ देगी। लेकिन मैंने भी अपने आप को टस से मस नहीं किया और अपने ऑटो को चलाता ही रहा। बस थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उस लड़की ने मेरे जिस्म के आसपास भटकना शुरू कर दिया था। उसकी सांसों की गर्म हवा मेरे जिस्म से टकरा रही थी। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसी स्थिति में मैं कौन सा कदम उठाऊं। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मुझे अपने ऑटो को यहीं पर छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन मैंने अपने 3 साल के मेहनत के बाद अपनी ऑटो को खरीदा हुआ था, तो ऐसे में मैं अपनी ऑटो को इस तरह से सुनसान जगह पर नहीं छोड़ सकता था। क्या मालूम कब ये चोरी हो जाए। लेकिन वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ ऐसे बढ़ रही थी मानो अब वो आखिरी पड़ाव पर है और बहुत ही जल्द वो मेरी गर्दन के 2 टुकड़े कर देगी। और उसने किया भी बिल्कुल ऐसा ही। उसने अचानक से अपने हाथों से मेरी गर्दन को दबोच लिया और मेरी सांसें अब ऊपर नीचे हो रही थी। फिर इसी बीच जब मुझे लगा कि अब और कुछ भी नहीं हो सकता तो मैंने ऑटो को एक बहुत ही जोर का झटका दिया। दोस्तों, वो झटका इतना जोर का था कि वो लड़की इधर से उधर डगमगा गई और इस मौके का फायदा उठाकर मैंने अपनी ऑटो को वहीं छोड़ दिया और ऑटो से नीचे उतरकर सरपट सड़क के ऊपर भागने लगा। मैंने अपनी रफ्तार को इतना तेज कर दिया था कि मैं किसी तरह से अपनी ऑटो से ही पीछा छुड़ाकर दौड़ने लगा था, क्योंकि अब पीछे का दृश्य बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया था। अब वो ऑटो ही मेरा पीछा कर रही थी। तभी मुझे झाड़ियों की तरफ एक कच्चा रास्ता दिखा और मैं जानता था कि इस रास्ते पर मेरी ऑटो नहीं चल सकती, तो ऐसे में मेरे लिए यही सही रास्ता होगा। हालांकि मैं ये नहीं जानता था कि रास्ता कहाँ जाकर रुकेगा, पर जैसा भी हो मुझे उसी तरफ भागना पड़ा। उन कांटेदार झाड़ियों के बीच में भागना मेरे लिए इतना आसान तो नहीं था, मगर इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। तो मैंने अपनी रफ्तार को कायम रखा और फिर कुछ ही देर के बाद में अपनी ऑटो से बहुत दूर आ चुका था। अब मुझे दूर दूर तक ना तो वो लड़की दिखाई पड़ रही थी और ना ही मेरी ऑटो का कोई ठिकाना था। पर अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ पर मैं अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा था। यूं ही दौड़ते दौड़ते मैं एक पुराने से मंदिर के पास पहुँच गया, पर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने खुद मुझे एक रास्ता दिखाया था और उसी रास्ते के ऊपर अपने कदम पटकते हुए मैं भगवान की शरण में पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद मेरी आंखें किसी पंडित वगैरह की तलाश कर रही थी और तभी मुझे एक साधु दिखा जो अपने बगीचे में इतनी रात को भी पानी डाल रहा था। उसको देखते ही मैं अपने तेज कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ा और जैसे उसने मुझे इस हालत में देखा तो उसने बोला, अरे बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतने ज़्यादा डरे हो क्यों हो? उस साधु को देखने के बाद मुझे काफ़ी हद तक राहत मिल रही थी। फिर मैंने उस साधु से बोला, महाराज, आज मेरा साथ जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी उस साधु बाबा ने कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मुझे विस्तार से बताओ। बाद में जाकर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में तबाही देखी है। फिर जब उसने मेरी पूरी घटना सुनी तो वो साधु भी हैरान हो गए और फिर उन्होंने कहा, ये तो मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है कि वहाँ एक डायन रहती है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उसका अड्डा उस तरफ है। तुमने आज बहुत ही शानदार काम किया है जो तुमने मुझे ये बात बता दी कि उस डायन का ठिकाना उस घर में है। ना जाने कितने दिनों से उसने बहुत से बच्चों को मारा है और उसका ताज़ा खून पीकर वो फिर से जवान हो जाती है। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि वो लड़की यानी कि वो डायन सिर्फ जवान होने के लिए बच्चों का खून पी रही है। फिर उसके बाद मैंने उस महाराज जी से कहा, लेकिन महाराज जी, मेरी ऑटो तो सुरक्षित है ना? इस पर उस महाराज जी ने बोला, चिंता मत करो आप, वो डायन लोहा जैसी चीज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
ये सुनकर मुझे काफी हद तक राहत की सांस मिल रही थी। आखिर मैं भी अब सुरक्षित हालत में था और मेरी ऑटो को भी कोई नुकसान नहीं था। बाद में मैंने उन महाराज जी के पास खाना पीना किया और फिर सुबह होने तक वहीं पर रुक गया। मैं उन महाराज जी के साथ उस मकान की तरफ निकल गया। मैंने उस मकान का ठिकाना बता दिया था, लेकिन मैं उनके साथ उस मकान में नहीं गया। और फिर उन महाराज जी ने उस मकान में क्या किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फिर मैं अपने घर आ गया और मैं दोबारा कभी भी उस भयानक सी जगह पर खतरा उठाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आज उस घटना को काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन उस डायन का चेहरा आज भी मेरी आंखों में मंडराता है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से मैंने उस खौफनाक और भयानक दास्तां से मुलाकात की थी उस रात। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।